नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, जिसमें फ़िलहाल आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। इसमें हमारा आज का पहला चैप्टर होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। और प्रश्नों की तरफ चलें उसके पहले आप लोग लेक्चर को लाइक करते हुए चलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इसके पहले कि हम लोग प्रश्नों पर बढ़ें, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम यहाँ दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन और सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। और इन सभी की कंपनियों की स्थापना और इनके वर्ष यह नीचे दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं इसको भी। पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, जिसकी स्थापना 1498 में की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी और इसकी स्थापना 1602 में की गई थी। इसके अलावा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था और इसकी स्थापना 1600 में की गई थी। और फिर डेन ईस्ट इंडियन कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1616 में की गई थी। और सबसे अंत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी, जिसका वास्तविक नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेलस, इसकी स्थापना सबसे अंत में वर्ष 1664 में की गई थी। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? ए 1350 एडी, बी 1498 एडी, सी 1530 एडी या डी 1612 एडी। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिम तट के कालीकट बंदरगाह पर आया था और उस समय इसका स्वागत किया था कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने। इसके आने की एग्जैक्ट डेट है 20 मई 1498। ठीक है, देखिए पुर्तगाली जो है, या यूँ समझ सुनिए कि पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली आदि जगहों पर अपनी व्यापारिक कोठियों को स्थापित किया था सबसे पहले। और भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 में भारत आया था। इसी के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया गया था, ठीक, जिसके माध्यम से यह हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व या पुर्तगाली प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता था। फिलहाल चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति संबंधित है? ए द अल्मीडा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले या डी रॉबर्ट क्लाइव। चलिए, अभी अभी हमने देखा 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा पुर्तगाल का प्रथम वायसराय और गवर्नर बनकर के आया था और इसी ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल योजना अथवा शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो हमने ऊपर देखा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1498 में ही ये लोग आ गए थे। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर आया था, जहां पर इसका तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन के द्वारा स्वागत भी किया गया था। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय और गवर्नर हुआ फ्रांसिस्को द अल्मीडा, यह 1505 में आया था। ठीक है, अच्छे लिख रहा हूँ मैं। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। अगला प्रश्न सुमेलित करवाने वाला है। एक तरफ विभिन्न समुद्र यात्री हैं और दूसरी तरफ उनसे संबद्ध देश हैं, तो चलिए नीचे कूट के माध्यम से इनको सुमेलित करिए। ए वास्को डी गामा स्पेन, बी क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाल, सी कैप्टन कुक हॉलैंड, डी तस्मान ग्रेट ब्रिटेन। कूट है ए 3214, बी 2143, सी 1432 या डी 4321। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 2143। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह स्पेन का यात्री था। कैप्टन, पेन तो बदला ही नहीं मैंने, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह स्पेन का यात्री था। कैप्टन कुक जो है यह कहाँ का यात्री था, यह ग्रेट ब्रिटेन का यात्री था। और सबसे अंत में तस्मान जो है वह हॉलैंड का यात्री था। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, तो ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और वहीं हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड या फिर तस्मानिया की खोज की थी। और साथ ही साथ इसके द्वारा न्यूजीलैंड की भी खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डायज या फिर डी जॉर्ज ऑक्सडन। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वह था अल्बुकर्क। यह 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाल का वायसराय या गवर्नर रहा था। इसी के समय फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई थी। अल्बुकर्क के द्वारा भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगाली नागरिकों को प्रोत्साहित किया गया भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। या डी डुप्लेन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। चलिए अभी हमने देखा पुर्तगालियों ने फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, न कि 1499 में। बाकी अन्य तीनों कथन सही है। अंग्रेज़ों ने अपना पहला अस्थायी कारखाना वह जो है दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया था। इसके अलावा पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। तो डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ए अज्जी द्वीप में, बी कन्नानौर में, सी कोचीन में या डी गोवा में। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम कारखाना या प्रथम दुर्ग जो है, कारखाना नहीं, पुर्तगालियों के द्वारा अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया गया था कोचीन में। और इसका निर्माण करवाया गया था अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा। ठीक है, यह उस समय गवर्नर नहीं था। गवर्नर यह कब बना, गवर्नर यह बना 1509 में। ठीक है, चलिए और ये देख लीजिए, यह पुर्तगालियों का तो भारत में प्रथम दुर्ग था ही था, साथ ही भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था जो कोचीन का पुर्तगालियों का दुर्ग था। ठीक, नेक्स्ट, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए इसको, एक्सप्लेनेशन को, कुछ चीज़ें यहाँ से हमको लेनी है। देखिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 में दीव पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, दीव पर अधिकार करने के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे और इन्होंने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था। और साथ ही यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से इनके द्वारा कर की वसूली भी की जाने लगी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी ए बांदेल, बी चिनसुरा, सी हुगली या डी श्री रामपुर।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बंगाल में स्थापित फैक्ट्रियों में पुर्तगालियों द्वारा जो है हुगली की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखिए, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, जिनका समय काल था 1529 से 1538 तक, इन्होंने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। ठीक, अब सुनिए घटनाओं को। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद साहब से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। किससे? तो गियासुद्दीन महमूद शाह से। कब प्राप्त की थी? 1534 में। कहाँ पर? सतगांव और चटगांव में। ठीक है, इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक जगहों पर धीरे धीरे पुर्तगाली बस्तियां स्थापित होने लगी थी। चटगांव को पुर्तगाली जो है वह महान बंदरगाह के रूप में भी संबोधित करते थे, लेकिन यह बंदरगाह जो है बाद में इनके द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता था। देखिए, 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान ले लिया हुगली ने। सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान ले लिया था हुगली ने। जबकि जो चिंसुरा है वहाँ पर डचों ने गुस्त्रावुस किले का निर्माण करवाया था और श्रीरामपुर जो है वह डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए केवल 1। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले जो प्रथम यूरोपीय शक्ति थे वे थे पुर्तगाली। बाकी दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद पौंडीचेरी जो है वह डेन्स के कब्जे में चला गया। आगे चल करके डचों ने भी यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ पर अपनी बस्ती स्थापित कर ली थी और अंग्रेज़ों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में जब 1814 में पेरिस की संधि हुई तो इस संधि के तहत जो है फ्रांस को वापस पांडिचेरी को सौंप दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांस ने, सी डेनमार्क वासियों ने या फिर डी अंग्रेजों ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगालियों की बस्तियां थी ना सर्वप्रथम हुगली में। ठीक, तो देखिए, पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का केंद्र या समुद्री डकैती का केंद्र बनाया था हुगली को। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को ये लोग लूट लेते थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह करते थे पुर्तगाली लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। ए चार्ल्स आयर, बी जॉब चार्नाक, सी गैरोल्ड अंगियार या फिर डी विलियम नॉरिस। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऐसा माना जाता है कि कलकत्ता की स्थापना जो है वह जॉब चार्नाक ने की थी। यह जो है उस समय कासिम बाजार में फैक्ट्री के प्रमुख थे। ठीक है, इन्होंने अंग्रेज़ों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानुती अथवा सूतनौती को चुना था, जिसका बाद में विकास कलकत्ता के रूप में किया गया था और इसी कारण कलकत्ता की स्थापना भी 24 अगस्त को मनाई जाती है। यूँ कह लीजिए तो 24 अगस्त 1690 को कलकत्ता अस्तित्व में आ गया था। हालांकि मई 2003 में कलकत्ता हाई कोर्ट की एक पीठ ने निर्णय देते हुए कहा था कि कलकत्ता जो है वह पहले से ही अस्तित्व में था, न कि जॉब चार्नाक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फिलहाल अगले प्रश्न पर चलते हैं। कलकत्ता किसने बसाया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जॉब चार्नाक ने। नेक्स्ट, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच या डी डेनिश। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वह डचों ने आरंभ की थी। ठीक है, देखिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर इसका नाम है ही नहीं, देखिए यहाँ पर फिर से है इसका नाम, ब्रिटिश कंपनी का नाम है या ब्रिटिश कहीं लिखा है नहीं ना, तो न होने की स्थिति में जो पहला आएगा हम उसके साथ जाएंगे। पुर्तगाली कंपनी प्रथम नहीं थी, हालांकि 1498 में यह आ गए थे वास्को डी गामा जी हमारे यहाँ घूमते टहलते, लेकिन प्रथम कंपनी के रूप में नहीं आए थे। ठीक, तो जो प्रथम कंपनी थी वह कौन सी थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका वास्तविक नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और इसकी स्थापना 1599 में की गई थी। इसके बाद 1602 में डच या हॉलैंड संसद द्वारा प्रस्ताव पारित कर एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, संयुक्त पूंजी से इनका निर्माण हुआ था, जबकि और जो कंपनियां थी वह कैसी थी? वह सरकार के सरकार के अधिकार के अंतर्गत आती थी। प्रश्न क्या है? संयुक्त पूंजी कंपनी कौन सी थी? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। या डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। आपको बताना है कौन सा कथन जो है वह सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उनके द्वारा फोर्ट विलियम्स किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। तीन के तीनों ही कथन सही थे और यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में इतनी अधिक सफलता मिली थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ए, लीवेंट कंपनी। बी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सी, दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। या फिर डी, ओस्टेंड कंपनी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। लीवेंट जो एक ब्रिटिश कंपनी थी, इसको भारत से व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था 1593 में ही, लेकिन एक कंडीशन थी कि स्थल मार्ग से भारत से व्यापार करने का लीवेंट कंपनी को अधिकार प्राप्त हुआ था। आगे चल करके 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया था। ठीक, 1702 में इसने, यानी कि जो यह मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी थी, इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिल करके, ठीक है, एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी थी, ठीक, तो न्यू कंपनी और महारानी एनी के साथ मिल करके एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत इस पुरानी कंपनी को जो है 7 साल के भीतर खुद से ही बंद कर दिया जाएगा और 1709 में दोनों कंपनियां यानी न्यू कंपनी और द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज
मिल करके नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपना व्यापार बढ़ाएंगी और यही कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। चलिए, गठन कब हुआ था? 1600 में। कौन था? अकबर था ना। पूरा मध्यकाल पढ़ाया है मैंने, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। अगला प्रश्न सीधा देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? इसके बारे में बात हुई है। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना अस्थायी कारखाना शुरू किया था। कहाँ पर? 1611 में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में, और आगे चल करके 1613 में ही सूरत में अपना पहला स्थायी कारखाना अंग्रेज़ों के द्वारा खोला गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखें। इसके पहले थोड़ा सा इधर से उधर होकर मैं बैठ जाता हूँ। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी आरकोट या डी सूरत। चलिए, 1613 में सूरत में अपनी पहली स्थायी कारखाने की स्थापना की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। कुछ घटनाएं हैं यहाँ पर, उन पर ज़रा फोकस करते हुए बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। जहांगीर के दरबार में आया था ना 1608 से 1611 तक। ठीक है, आगे जाकर के 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। कहाँ? सूरत के पास। ठीक है, किससे? मुगल गवर्नर से। फिर आगे चल करके कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया और इसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, यहीं से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा आदि में जो है वह सब्सिडरी फैक्ट्रियों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं और बात करते हैं यहाँ जो पूछा जा रहा है उसके बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ए पुणे में, बी गोवा में, सी पौंडीचेरी या डी सूरत में। चलिए, इसका जो सही आंसर है 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम स्थायी कारखाना खोल दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो या डी जोसिया चाइल्ड। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन थॉमस बेस्ट ने जो है वह पुर्तगालियों को हराया था स्वाली के निकट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना स्थापित करने वाले जो यूरोपीय कंपनियां थी उनमें सबसे पहले थी अंग्रेजी कंपनी। ठीक है, इनके द्वारा 1613 में ही सूरत में अपना पहला कारखाना खोला गया था स्थायी रूप से। आगे चल करके डचों द्वारा 1616 में सूरत में फैक्ट्री खोली गई, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, और इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में ही स्थापित किया था। वहीं फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना जो है वह 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। अगर प्रश्न में आ जाए कि सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने वाली कंपनी कौन सी है और विकल्पों में ब्रिटेन ना रहे तो आपको फ्रांस के साथ जाना होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और बात करते हैं यहाँ जो पूछा जा रहा है उसके बारे में। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो यह अनुमति मिली सूरत में। नेक्स्ट,
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में सूरत में थी और बाद में इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ए डचों से, बी फ्रांसीसियों से, सी डेनिशों से या डी पुर्तगालियों से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों के ने दहेज स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को जो है, ब्रिटेन के राजा को जो है वह दे दिया था मुंबई। ठीक है, बताइए, दहेज में हमारा क्षेत्र दान किया जा रहा है। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगाल से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ए आंगियर, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर या डी सर निकोलस वेट। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। हुआ क्या था कि इन्होंने, यहाँ देखिए, जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाल दिया और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का भी प्रयास किया था। फलस्वरूप औरंगजेब रुष्ट हो गया और उसने इनको भारत से निकल जाने का आदेश दे दिया। अंततोगत्वा इन्हें औरंगजेब के सामने विवश होना पड़ा और उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता प्रथम कर्नाटक युद्ध है, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला या डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। एक तरफ तो प्रथम कर्नाटक युद्ध चल ही रहा था 1746 से 48 के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, और यह 1740 में हुए युद्ध का मात्र विस्तार ही था। देखिए, गृह सरकारों यानी कि अपने अपने होमलैंड की सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध यहाँ पर भी जो है वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य तनाव हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है वह 1740 में ही शुरू हो गया था। ठीक, और प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48। ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों को कंफ्यूज मत करिएगा। मैं फिर से बताता हूँ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में, जबकि जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था यह प्रारंभ हुआ था 1740 में, और इसी का विस्तार था यह कर्नाटक का प्रथम युद्ध भारत में। ठीक है, हुआ क्या था कि इन दोनों के बीच भी यहाँ पर मतभेद जो है वह, तनाव जो है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, और तभी अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया, और यही भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बन गया था। ठीक है, फिलहाल अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी आएगा प्रश्न तो मैं बताता हूँ। आप आ गया, लीजिए अभी। ठीक है, सूचियाँ हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न युद्ध हैं और दूसरी तरफ वह संधियाँ हैं या फिर वह परिणाम हैं जो इन युद्धों के बाद हुए। तो ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से अंत, बी तृतीय कर्नाटक युद्ध, ब्रिटिशर्स की हार, सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध, डी प्रथम मैसूर युद्ध, एक्स ला चैपल की संधि से अंत। कूट है ए 1342, बी 2413, सी 4132 या डी 3142। चलिए, ढेर सारी पेन ले लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वह तो है ऑप्शन नंबर सी 4132। अब पेन ले लेते हैं ढेर सारी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था एक्स ला चैपल की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था पेरिस की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है यह अनिर्णायक स्थिति में समाप्त हो गया था
और सबसे अंत में प्रथम मैसूर युद्ध का परिणाम रहा ब्रिटिशर्स की हार। ठीक है, आइए इन सभी को एक बार फिर से देखते हैं और उसके बाद इनकी तिथियों को देखते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। ठीक है, देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपेल या फिर सापेल की संधि से इसका अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसका समय काल था 1758 से 63 तक, इसका अंत पेरिस की संधि के माध्यम से हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जिसका समय काल था, बताइए कब से कब तक? चलिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशर्स की हार हो गई थी। अब बताइए यहाँ पर कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। दरअसल वहीं बता देता तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 52, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। चलिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक का दूसरा युद्ध या 1750 से 52 के मध्य नहीं हुआ था, यह हुआ था 1749 से 54 के मध्य और इसी को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। फिलहाल कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के मध्य, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 54 के मध्य और कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था 1768 से 63 के मध्य। वहीं पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था यह हुआ था 1761 में। ठीक है, भारत में जो भी कर्नाटक युद्ध लड़े गए वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? ए क्लाइव, बी डुप्ले, सी अल्बुकर्क या फिर डी वारेन हेस्टिंग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले वह प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने या भूमि क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़े में भी भाग लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसी ने अपनी सेना को भारतीय रियासतों या राज्यों को कर्ज पर देना शुरू किया था, को जो है रखने की क्या कहते हैं उसको ना, सहायक संधि के लिए वो जो बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, अपनी सेना को किराए पर देना शुरू किया था भारतीय राजाओं को। ठीक है, कि आप भाई किराए पर रख लो, इनका रहन सहन खाना खर्चा देखो और युद्ध करते रहो। फिलहाल डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे उपयोग किए जो भारत को जीतने, स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, यानी किराए पर सैनिक दिए थे। एकदम ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट से प्रश्न आता है। ठीक है, तथा जिसने यानी कि डुप्ले ने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। इसके बारे में बात करते हुए जीबी मालसेन लिखते हैं कि उसकी यानी डुप्ले की योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे डुप्ले ने अपनी सूझबूझ से जोता और उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत बाद उसके प्रतिद्वंदियों यानी कि अंग्रेजों ने उसका उपयोग किया और उससे अत्यधिक लाभ भी उठाया। ठीक, बिल्कुल कायदे से यह पूरी स्टेटमेंट आपके दिमाग में बस जानी चाहिए। ठीक है, मेंस के आंसर राइटिंग हो या फिर चाहे प्रीलिम्स के प्रश्न हो, डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर के भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो भारत में फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपना सबसे पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। देखिए, लुई 14वें के मंत्री थे कार्ल बर्ट, इनके द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना की गई जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेलस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था, संयुक्त पूंजी निगम यह नहीं था। ठीक है, तो फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य के द्वारा हुआ था और राज्य ही इसको सारा खर्च भी देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। ए
तो ए पे ही चलते हैं ना, लुई 14वें के शासनकाल में 1664 में, इसके मंत्री कार्ल बर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कार्ल बर्ट को। नेक्स्ट, बंगाल में निम्न में से कौन से कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ए बंदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली या डी श्रीरामपुर। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह सी और बी दोनों है, लेकिन कभी भी आए तो आप बी के साथ जाइएगा बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। देखिए, डचों की बंगाल में पहली कंपनी, डचों द्वारा बंगाल में जो पहली कंपनी स्थापित की गई थी वह की गई थी पिपली में 1627 में। इसके कुछ दिनों बाद ही डच पिपली से बालासोर चले आए। डचों ने 1635 से प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में भी फैक्ट्री का संचालन किया था। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बन गई, ठीक है। तो फिलहाल आपके पास जब भी प्रश्न आए तो आप चिंसुरा के साथ जाइएगा अगर हुगली और चिंसुरा दोनों होते हैं, ठीक है। अगर बंगाल की पहली कंपनी की बात करें तो आप पिपली के साथ जाइएगा, कब स्थापित की थी? तो 1627 में। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ए 1601, बी 1632, 1774 या डी 1651, अथवा ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डचों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वह 1632 ईस्वी के आसपास स्थापित की थी। वर्तमान में यह स्थल जो है वह पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, बंगाल के समृद्ध व्यापार, देखिए डचों ने 1615 एवं 1629 में बंगाल में व्यापार स्थापित करने के असफल प्रयास किए थे। यद्यपि बंगाल में व्यापार करने का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ और 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना के संबंध में कोई भी स्रोत प्रमाण, इस सबको छोड़िए आप, ठीक है। चलिए, एक अन्य कथन भी है कि 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य मिले हैं, लेकिन फिलहाल विकल्पों में 1632 हमको मिल गया है। तो आप कभी भी आए प्रश्न में आप 1632 टिक कर दीजिएगा निश्चिंत भाव से एकदम। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ए डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे या डी पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी फौज काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी। दरअसल ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय ही जो है फ्रांसीसी सेना जो है वह बुरी तरीके से कमज़ोर हो गई थी। देखिए, यहाँ पर फ्रांसीसियों की पराजय का जो मुख्य कारण था वह थी उनकी कमज़ोर नौसेना। वाल्टेयर कहता है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांसीसी जल शक्ति का इतना ज़्यादा ह्रास हो गया कि सप्तवर्षीय युद्ध, यानी कि जब हमारे यहाँ द्वितीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत ही नहीं बचा था। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजियों के पास एक शक्तिशाली सेना और नौसेना दोनों विद्यमान थी। तो जाहिर सी बात है उनकी हार सुनिश्चित थी, किनकी? फ्रांसीसियों की, जिनके पास सेना नहीं थी। नेक्स्ट, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहला अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा पुर्तगाली। इनका कूट आप सुमेलित करके बताइए। यहाँ पर तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी गलत दे रखा है, ठीक है। कूट है ए 1 2 3 4, बी 4 2 1 3, सी 3 4 2 1 या डी 2 3 4 1। चलिए, फिलहाल यहाँ देखिए, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच 4 2, फिर डचों के बाद आए थे अंग्रेज 1 और अंग्रेज़ों के बाद आए थे डेन, जो कि विकल्प में नहीं है, और सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। तो 4 2 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। जबकि यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी उल्टी पुल्टी दे दी गई हैं इनके द्वारा। आप लोग कहीं से भी कंप्लेन करके अपने लिए 200 रुपये की किताब जो है वो मुफ्त में ले सकते हैं। जो भी अगला संस्करण की किताब आएगी इनकी 200 रुपये के मूल्य तक की कोई भी बुक, तो फिलहाल लाभ उठा लीजिए। चलिए,
बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि सूचियों के माध्यम से दी हुई है। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। ऐसे ही हमेशा रहता है, इसमें ऐसा क्या है कि नहीं। एक तरफ विभिन्न क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ उन पर अधिकार करने वाले यूरोपीय शक्तियों के नाम दिए हुए हैं। ए पौंडीचेरी, पहला डच, बी गोवा, फ्रेंच, सी ट्रांकेबार, पुर्तगाल, डी सद्रास, डेनिस या डेन। कूट है ए 2 3 4 1, बी 1 2 3 4, सी 3 4 1 2 या डी 4 1 2 3। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 2 3 4 1। पौंडीचेरी फ्रेंच के अधीन रही, गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा, ट्रांकेबार डेनिसों के अधीन रहा या डेन के अधीन रहा, और सबसे अंत में सद्रास जो है वह डचों के अंतर्गत आया। ठीक है, सद्रास डचों के अंतर्गत आया था। फिलहाल इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, पौंडीचेरी फ्रेंच के पौंडीचेरी फ्रेंच के अंतर्गत थी, गोवा पुर्तगालियों के अंतर्गत था, ट्रांकेबार डेनिस या डेन के अंतर्गत था, और वहीं सद्रास जो है यह डचों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल या डी मद्रास। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है वह बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी काल में भारत का बिहार क्षेत्र जो है वह अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। कब आए थे? 1668 में। ठीक है, पुर्तगाली तो 1498 में ही आ गए थे। देखिए, 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी जो है वह समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। इनमें सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। 1664 नहीं, 1668। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, बी सूरत, भरूच, आगरा, सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना या डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना आदि जगहों पर स्थापित किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा वह अंग्रेजों को भारत की देन थी। ऑप्शन है ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3 या डी कोई भी नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों ने दिया तो कुछ भी नहीं था हमको। ठीक है, तंबाकू और लाल मिर्ची लाए थे कौन, बताइए? ये लाए थे पुर्तगाली। उपज के स्वरूप और मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के बहुत पहले शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा ही प्रारंभ हो चुकी थी। और युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, वो बाबर वाला जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, बाबर की तुगलकमाई युद्ध नीति, वहाँ पर तोप और तोपची दोनों के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं? तो यह मुगलों की देन थी। ठीक है, बाबर के द्वारा सबसे पहले युद्ध में तोपों का और बंदूकों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? ए वारेन हेस्टिंग, बी जीबी मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव या फिर डी हेनरी डुंडास। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। जीबी मैकाले की यह टिप्पणी थी कि कंपनी जो है वह एक असंगति है, लेकिन यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है।
देखिए, लॉर्ड मैकाले जो है वह ब्रिटेन के राजनीतिक कवि और इतिहासकार थे। 1834 से 1838 तक यह भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमीशन के प्रधान पद पर रहे थे। प्रसिद्ध जो दंड विधान ग्रंथ है ना, जो आईपीसी है, द इंडियन पेनल कोड, इसकी पांडुलिपि भी इन्होंने ही तैयार की थी। अंग्रेज़ों को भारतीय अंग्रेज़ों को अंग्रेजी को अंग्रेज कह रहा हूँ अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम, यूरोपीय साहित्य, दर्शन, विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाना आदि में इनकी जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया था कि हमको ऐसे अंग्रेज बनाने हैं जो रंग और रूप में तो भारतीय हैं लेकिन विचारों से वह अंग्रेज हों। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां पर सब कुछ ही असंगत हो। मेंस में पढ़ेंगे मैकाले को, बड़ी मज़ा आएगी। मज़ा तो अभी भी आ रही है कि नहीं। चलिए, एक्स-ला-सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी इस एक्स-ला-सैपल की संधि से। और दूसरा, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है, और कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दो का दोनों ही कथन जो है वह सही है। देखिए, एक्स-ला-सैपल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के समय हुई थी और इसी के साथ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है वह समाप्त हो गया था। और यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध तुरंत समाप्त हो गया और मद्रास जो है वह अंग्रेजों को फिर से दे दिया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। नीचे कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक तथा दो, और डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दो के दोनों ही कथन जो है वह सही है। बंगाल विजय से इनको इतनी ज़्यादा धन मिल गया था और साथ ही साथ इनको इतनी बड़ी पॉपुलेशन मिल गई थी कि इनका जो है अधिकार या इनकी शक्ति जो है वह बढ़ गई थी। और इसके साथ साथ इनकी नौसैनिक शक्ति वह फ्रांस की नौसैनिक शक्ति से अधिक बेहतर थी। फिलहाल चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।